नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे। NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें हम 4th चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। आज से हम 12 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, हम आज 12वें क्वेश्चन से यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। जो 12वां क्वेश्चन है क्या, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए दोस्तों, 12वां जो क्वेश्चन है वो है वर्षा का पानी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। बारिश हो रही है और उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। उसे अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए? पहले क्वेश्चन समझेंगे। दोस्तों, जो क्वेश्चन है उसमें हमारे को बता रखा है कि जो बारिश है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से हो रही है। एक महिला जो कि साइकिल पर सवार है, साइकिल पर सवार महिला की जो वेलोसिटी है उसको मैं VC से कह दूं तो VC बराबर हमारे को क्वेश्चन में 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ये जो डायरेक्शन है वो उत्तर है, ये वाली डायरेक्शन उत्तर, और वो महिला जा रही है दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण दिशा में महिला जा रही है। देखिए दोस्तों, बारिश तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ही हो रही है, बट छाता है वो हमारे को किसी एंगल पर झुकाना पड़ेगा ताकि हम भीगे नहीं। महिला भी ऐसे ही करेगी, ऊर्ध्वाधर दिशा से जो छाता है उसको कुछ कोण पर झुका लेगी, और वो कितने कोण पर झुकाएगी वो कोण ही हमारे को यहां पर फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्तों, एक बार समझेंगे, व्यवहारिक रूप में समझेंगे। बारिश ऊपर से नीचे की ओर हो रही है, हम इधर की ओर जाते हैं तो हमारे को छाता है वो इस डायरेक्शन से थोड़ा सा आगे की ओर झुकाना पड़ेगा। तो ऊर्ध्वाधर दिशा से कितना कोण पर छाते को झुकाना है वो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो बारिश है वो साइकिल के सापेक्ष किस परिणामी वेग से गिर रही है, उस परिणामी वेग की दिशा में ही हमारे को छाता करना पड़ेगा। एक बार फिर से मेरी बात को समझेंगे कि जो महिला है या साइकिल है, उस साइकिल के सापेक्ष जो बारिश का वेग है उस दिशा में हमारे को छाता करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, साइकिल के सापेक्ष बारिश का वेग, वर्षा का वेग, सापेक्ष वर्षा का वेग, उसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं VRC वेक्टर। साइकिल के सापेक्ष बारिश का वेग जो कि VR वेक्टर माइनस VC वेक्टर के तुल्य होता है। यहां पर इस VRC की वैल्यू VR के परिमाण माइनस VC के परिमाण के इक्वल नहीं होती, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है वो दोस्तों 90 डिग्री है। VR और VC दोनों के बीच का, VR यहां पर वेलोसिटी ऑफ रेन और VC का मतलब वेलोसिटी ऑफ साइकिल, मतलब महिला का वेग। देखिए, यदि इधर VC है तो माइनस में VC इधर होगा। ये माइनस में VC है जो कि दक्षिण से उत्तर दिशा में होगा। इसकी जो वैल्यू है, इसका जो परिमाण है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो परिमाण है वो है 30 मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों का जो परिणामी है वो है VRC, और VRC की दिशा में ही व्यक्ति को जो महिला है उसको छाता करना पड़ेगा। ये दो सदिश हैं दोस्तों, और इन दोनों सदिशों का परिणामी हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से इसका परिणामी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हमारे पास में है, इनका परिणामी VRC इस डायरेक्शन में होगा, और हम ये कंसीडर कर लें कि ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर इधर की ओर है। अब जो महिला है उसको जो इधर की ओर गति कर रही है, तो उसको जो छाता है वो इस डायरेक्शन में करना है। इस डायरेक्शन में महिला को छाता करना है दोस्तों। इस दिशा में उसको छाता इस तरीके से उसको झुका लेना है कि जो साइकिल है उसके सापेक्ष बारिश का वेग इस दिशा में,
तो उसी दिशा में ही आपको मतलब महिला को छाता करना है। मतलब हमारे को ये थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि हमारे को ये वाली भुजा पता है 30 मीटर प्रति सेकंड, इस भुजा का परिमाण भी पता है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब पता है, आधार पता है, हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाकर यहां से हम इसकी जो एंगल है ऊर्ध्वाधर दिशा से वो यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। चित्र से आप देखेंगे टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं दोस्तों, लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार हम फॉर्मूला जानते हैं टेन थीटा का। यहां पर लंब ये वाली भुजा का परिमाण है, तो ये वाली भुजा का परिमाण 10, इस वाली भुजा का जो परिमाण है वो है 30, इसको हम 1/3 भी कह सकते हैं, और यहां पर इसको हम 0.333 भी इसको पुट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम थीटा बराबर, आप लोगों को यदि कुछ वैल्यू नहीं दी हुई हो तो tan इनवर्स 0.333 इस तरीके से पुट कर सकते हैं, और बता देंगे कि जो छाता है वो ऊर्ध्वाधर दिशा से tan इनवर्स 0.333 कोण पर झुकाया जाता है। यह आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए कि आपको थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो देखिए दोस्तों, थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक tan की टेबल आती है, उस टेबल की सहायता लेनी पड़ेगी। मैं दोस्तों यहां पर tan थीटा की वैल्यू हमारे पास में 0.333 इस तरीके से है। यहां पर हमारे को 0.333 की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि थीटा के किस मान पर होती है। मैं आप लोगों को जो tan की टेबल है वहां से देखकर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे पास में नेचुरल टेंजेंट्स की एक टेबल है, उस टेबल के अंदर से मैं देखता हूं कि 0.333 की वैल्यू कितनी है। यहां से हमारे पास में आ गया है दोस्तों कि जो एंगल है आपके पास में 0.3249, तो इसका जो मान होता है दोस्तों वो 18 डिग्री से ऊपर होगा। फिर मैं आगे देखता हूं 3337, तो ये आ गया हमारे पास में tan थीटा बराबर tan 18.4 डिग्री की इसकी वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर हमारे पास में आ गया 18.4 डिग्री। अर्थात ये हुआ कि हमारे को जो छाता है उसको ऊर्ध्वाधर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं तो दक्षिण दिशा की ओर 18.4 डिग्री कोण पर झुकाना पड़ेगा। दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13वां क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा यदि नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से बह रही है और वह नदी के बहाव के लंब तैर रहा है। जब वह नदी के दूसरे किनारे पहुंचता है तो वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूरी पर पहुंचेगा। पहले आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन, दोस्तों हम यहां पर ये कंसीडर कर लें कि जो नदी है वो इस डायरेक्शन में बह रही है, इस डायरेक्शन में नदी बह रही है। व्यक्ति है वो नदी के लंबवत इस दिशा में तैर रहा है। यदि व्यक्ति की जो चाल है वो हम Vm कंसीडर कर लें। हमारे को क्वेश्चन में Vm का जो मान है वो दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है। नदी का जो वेग है वो हमारे को 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। नदी की जो चौड़ाई है दोस्तों, यदि मैं इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की फॉर्म में कंसीडर कर लूं, जैसे मैं नदी की चौड़ाई को भी यहां तक दिखा दूं, ये Vm को भी मैंने यहां तक दिखाया है, नदी की चौड़ाई को भी मैंने यहां तक दिखाया है। इस एक्सिस को तो हम एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को वाई एक्सिस दिखा दें, तो यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है उसको मैं y कंसीडर कर लेता हूं। तो y जो डिस्टेंस है, नदी की चौड़ाई है, वो हमारे को 1 किलोमीटर दे रखी है। ये नदी की चौड़ाई है,
नदी की चौड़ाई है दोस्तों। अब नदी इधर बह रही है, नदी इधर बह रही है, नदी की जो वेलोसिटी है वो हमारे को दे रखी है 3 किलोमीटर, व्यक्ति का वेग है 4 किलोमीटर इधर। फिर इन दोनों का जो परिणामी है ज्ञात करने के लिए दो सदिश हो गए हमारे पास में, दोनों लंबवत सदिश हैं, तो इन दोनों का परिणामी इस डायरेक्शन में आएगा, इनका जो परिणामी वेग आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, और जो व्यक्ति है वो अपनी मूल दिशा से इधर इतनी दूरी तक विस्थापित हो जाता है। मैं यहां पर कंसीडर कर लूं कि अक्ष दूरी तक विस्थापित हो गया है। अक्ष दूरी वो y डायरेक्शन से अक्ष दूरी, जो y दिशा है वहां से अक्ष दूरी तक नदी की वजह से विस्थापित हो गया, क्योंकि नदी का वेग इधर है, व्यक्ति का वेग इधर है, तो दोनों का जो परिणामी वेग होगा वो इधर होगा, और वो जब वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो वो यहां से यहां तक अक्ष दूरी दूर पहुंचता है, अपने दाईं ओर अक्ष दूरी तक विस्थापित हो जाता है। हमारे को इस अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि मैं इस बिंदु को O कह दूं तो O से इस बिंदु तक, इसको हम A कह दें, O से B तक पहुंचने में लगा समय, तथा हमारे को A से B तक की दूरी जो कि अक्ष है वो फाइंड आउट करनी है। यहां पर मैं दोस्तों जो विस्थापन है, जो टोटल जो विस्थापन है कि y दिशा में y दूरी भी तय करता है व्यक्ति और अक्ष दिशा में अक्ष दूरी तय करता है, तो जो टोटल जो विस्थापन है अक्ष वेक्टर, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, अक्ष i कैप प्लस y j कैप। अक्ष की जो वैल्यू है वो हमारे को क्वेश्चन के अंदर बता रखी है दोस्तों 1 किलोमीटर। अक्ष की वैल्यू कितनी बता रखी है दोस्तों? 1 किलोमीटर बता रखी है। y की वैल्यू हमारे को 1 किलोमीटर बता रखी है, जबकि अक्ष की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जो व्यक्ति है वो एक नियत चाल से चल रहा है, वो नियत चाल भी यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये 4 है, ये 3 है, तो ये जो चाल होगी उसकी 5 होगी, ये उसकी जो चाल होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। या हम उसकी जो चाल है, प्रारंभिक जो वेग है, उसको हम इस तरीके से कह दें, जो चाल बराबर अक्ष दिशा के अंदर जो चाल है, अक्ष दिशा के अंदर जो चाल है दोस्तों वो तो वी के बराबर, वी तो है आई कैप डायरेक्शन में, और वी एम है वो है जे कैप की डायरेक्शन में। और यहां से यहां तक जाने में लगा जो समय है वो यदि हम कंसीडर कर लें कि स्मॉल टी समय लगता है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए दोस्तों, विस्थापन बराबर होता है वेग, विस्थापन बराबर आप कर सकते हैं वेग इंटू समय। तो यहां पर जो विस्थापन है वो है अक्ष, तो एस वेक्टर, तो अक्ष आई कैप प्लस वाई जे कैप बराबर, यहां पर वेग है वी आर आई कैप प्लस वी एम जे कैप, और समय हमारे को लग रहा है स्मॉल टी। इन सब की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। अक्ष की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू हमारे को 1 दे रखी है तो जे कैप आ गया, vr की वैल्यू हमारे को 3 दे रखी है तो 3 आई कैप आ गया, vm की वैल्यू 4 दे रखी है तो 4 जे कैप आ गया, यहां पर ये t आ गया। देखिए दोनों तरफ से आई कैप और जे कैप के गुणांकों की यहां पर हम तुलना करेंगे दोस्तों, तो इससे t को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3t आई कैप प्लस में 4t जे कैप आ गया है। आई कैप के जो गुणांक हैं हमारे को आई कैप व जे कैप के गुणांकों की दोनों ओर से तुलना करने पर, गुणांकों की दोनों ओर से तुलना करने पर दोनों ओर से यदि हम आई कैप और जे कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहां पर तो आई कैप का गुणांक है अक्ष, दूसरी तरफ आई कैप का गुणांक है 3t, तो अक्ष बराबर आ जाएगा 3t। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो आपके पास में जे कैप का गुणांक है इधर तो है 1, और दूसरी तरफ जो जे कैप का गुणांक है वो है 4t, तो यहां से t बराबर आ गया 1/4, और जो मात्रक है दोस्तों इधर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसका मात्रक आएगा घंटा, इसका मतलब आ गया 15 मिनट। यदि यहां पर हम अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 3t की वैल्यू है 1.4, तो अक्ष बराबर आ गया 3/4 किलोमीटर, और 3/4 किलोमीटर का मतलब हो गया 750 मीटर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति है वो नदी की दिशा में 750 मीटर विस्थापित हो जाएगा और नदी को पार करने में जो समय है वो उसको 15 मिनट लगेंगे दोस्तों। तो ये था 13वां क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक दूसरा मेथड भी है दोस्तों, यहां से आप इस ट्राइंगल को आप काम में लेकर भी कर सकते हैं। ये वाली भुजा पता है, ये वाली भुजा हमारे को पता है, इस वाली भुजा का पता है, तो ये वाली भुजा हम निकाल सकते हैं। हम ओबी की डायरेक्शन में परिणामी वेग निकाल सकते हैं। इस वेग वाले ट्राइंगल का और इस विस्थापन वाले ट्राइंगल की दोनों की तुलना करके हम अक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अक्स यदि हमारे पास में आ गया तो ये y हमारे पास में आ गया, तो ओ से बी तक की डिस्टेंस भी ज्ञात कर लेंगे। डिस्टेंस पता है, वेग पता है, तो हम समय भी निकाल सकते हैं। ये आसान मेथड लगा मेरे को, मैंने आप लोगों को यही मेथड बताया है। अब दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14वां जो क्वेश्चन है वो अब देखिए कि किसी बंदरगाह में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवा चल रही है और बंदरगाह में खड़ी किसी नौका के ऊपर लगा झंडा नॉर्थ ईस्ट में लहरा रहा है। यदि वह नौका उत्तर की ओर 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करना प्रारंभ कर दे तो नौका पर लगा झंडा किस दिशा में लहराएगा। क्वेश्चन समझना है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको दिशा का ज्ञान करवाता हूं बोर्ड पर। ये जो दिशा है वो नॉर्थ डायरेक्शन को बता रही है, ये साउथ को बता रही है, ये ईस्ट को बता रही है और ये वेस्ट डायरेक्शन में बता रही है। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ से 45 और ईस्ट से 45 डिग्री के कोण पर जो डायरेक्शन होगी ये है नॉर्थ ईस्ट दिशा। देखिए दोस्तों, जो बंदरगाह होता है वह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जो नौकाएं हैं, जहाज है, खड़ी की जाती है और नौका के ऊपरी शिखर पर एक पताका लहराई जाती है, झंडा लहराया जाता है जो कि हवा की डायरेक्शन में लहराता है। जब नौका बंदरगाह पर स्थिर अवस्था में खड़ी है तो जो पताका झंडा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लहरा रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो हवा है उसका वेग है VA, वो हमारे को इस क्वेश्चन में बता रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस डायरेक्शन में हवा चल रही है। देखिए दोस्तों, जो नौका है, बोट है, वो 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। इस डायरेक्शन में नौका की चाल है और नौका की जो चाल है उसको मैं VB से पुट कर दूं दोस्तों, और वो हमारे को 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बता रखी है। यहां पर आप समझेंगे दोस्तों, जब नौका इधर जाएगी तो जो पताका है वो थोड़ी सी इस दिशा में विस्थापित हो जाएगी। तो जो नौका है उसके सापेक्ष हमारे को पताका की डायरेक्शन निकालनी है, या हम कह सकते हैं कि वायु की डायरेक्शन निकालनी है। क्योंकि पताका उसी दिशा में ही लहराएगी जिस दिशा में हवा चलेगी, हवा का परिणामी वेग होगा। तो दोस्तों, यदि यहां पर नौका स्थिर है तो हवा की डायरेक्शन इधर है, और यदि नौका इधर चल रही है तो नौका के सापेक्ष जो वायु का वेग है वो बदल जाएगा, और नौका के सापेक्ष वायु का वेग बदलने के कारण से जो पताका है वो थोड़ी सी इस डायरेक्शन में लहराएगी। वो हमारे को डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर सपोज करता हूं जैसे कोई नौका है और नौका पर लगा जो झंडा है वो स्थिर अवस्था में, हवा नहीं चल रही है। नौका यदि इधर चलेगी तो उसकी पताका नीचे की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में लहराएगी। नौका उत्तर जा रही है, उत्तर दिशा में, तो जो पताका है वो दक्षिण दिशा में लहराएगी। कौन सी स्थिति में? जब हवा नहीं चले। लेकिन अब की बार हवा इधर चल रही है और नौका इधर जा रही है, तो वो इस पताका का जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी इधर घुमा देगी। या हम ये कह दें कि जो नौका है उसके सापेक्ष वायु का वेग क्या होगा। वायु का वेग यदि हमारे को फाइंड आउट हो गया तो उसी दिशा में ही झंडा या पताका लहराएगी। तो हमारे को क्या ज्ञात करना है कि नौका के सापेक्ष वायु का जो परिणामी वेग है उसकी दिशा फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों। देखिए यहां पर ध्यान देंगे सभी आप
कि हमारे पास में फाइंड आउट करना है नौका के सापेक्ष, नौका के सापेक्ष वायु का वेग, नौका के रेस्पेक्ट हमारे को ज्ञात करना है। तो नौका के रेस्पेक्ट वायु का जो वेग है उसको मैं वी ए बी से पुट कर दूं दोस्तों। इसका मतलब बोट के रेस्पेक्ट एयर की वेलोसिटी, तो जो कि वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर के बराबर होती है। वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर के ये तुल्य होगी। तो ये जो है सूत्र फॉर्मूला वो है नौका के सापेक्ष या बोट के रेस्पेक्ट एयर की वेलोसिटी को बताता है। और हमारे को इस का ये जो वेग है वी ए बी उसके परिणामी की डायरेक्शन ज्ञात करनी है। वी ए बी की डायरेक्शन में यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि वी ए बी इस डायरेक्शन में है जो कि वायु के वेग से अल्फा कोण पर है। हमारे को इस अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि वी ए तथा माइनस वी बी, वी ए ये माइनस वी बी इस डायरेक्शन में होगा, माइनस वी बी, और इसका जो परिमाण है वो भी 51 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। इनके दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 135 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक का एंगल 90, यहां से यहां तक का एंगल है 45, तो सारा जो एंगल है वो 135 डिग्री हो जाएगा वी ए तथा माइनस वी बी के बीच का। दोस्तों हमारे पास में यहां पर दो सदिश आ चुके हैं, वी ए इस डायरेक्शन में, माइनस वी बी इस डायरेक्शन में, और दोनों के परिणामी की डायरेक्शन ज्ञात करनी है। हमने ये एंगल कंसीडर कर लिया, अल्फा हमें निकालना है। देखिए अल्फा का फॉर्मूला हम जानते हैं, दो सदिशों के बीच का परिणामी की दिशा ज्ञात करने का, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा होता है। यहां पर जो थीटा है उसकी वैल्यू है 135 डिग्री, पी की जगह हमारे पास में है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्यू के स्थान पर है हमारे पास में 51 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे को इनका परिमाण लेकर पुट करना है दोस्तों। तो यहां पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, टेन इनवर्स क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 51 इंटू साइन 135 अपॉन ये हमारे पास में यहां पर आ गया 72 प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो है 51 और कॉस 135 डिग्री। आप यहां पर देखेंगे कि जो टेन इनवर्स 51 साइन 135 को मैं कॉस 45 पुट कर दूं, तो साइन इसको 90 प्लस 45 कर देंगे, तो साइन 90 प्लस 45 कॉस 45 हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि 72 प्लस 51 कॉस 135 को मैं कॉस 90 प्लस 45 कर दूं, तो कॉस 90 प्लस 45 कॉस साइन माइनस साइन 45 हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा ये और साइन 45 आ जाएगा। साइन 45 और कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 के इक्वल होती है दोस्तों। तो यहां पर 51 गुणा में 1/√2 बटे में आ गया 72 माइनस 51 गुणा में 1/√2। यहां से आप देखेंगे इसको कैलकुलेट यहां पर हम करने वाले हैं, तो नीचे से मैं यदि लघुत्तम ले लूं यहां पर, तो लघुत्तम लेंगे तो ये 72 गुणा में √2 आ जाएगा माइनस में 51। देखिए ये √2 जब यहां से लघुत्तम लेंगे तो ऊपर भी √2 है, इससे कट जाएगा, ये √2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 गुणा में √2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस में 51। अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आ रही है दोस्तों, देखेंगे आप 51 बट्टे में जब इसको इससे गुणा करेंगे तो देखिए दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा इसको एक बार। तो मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 की टेबल बोल दीजिए, तो यहां से आ जाएगा 28 आ गया, फिर 7 टाइम्स बोलेंगे तो 7 टाइम्स हो गया 28, 2 हासिल 9, फिर 28, फिर 9। तो ये हमारे पास में आ गया दोस्तों। इसका सॉल्यूशन है 0 9 9 आ गया।
11 आ गया है, और यहां से हमारे पास में ये आ गया 10। तो ये हमारे पास में आ गया 3 नंबर्स। पहले इसको पॉइंट पुट कर दूं, 101,908 आएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको लगभग 102 पुट कर देता हूं। तो यहां पर ये 102 जब आ जाएंगे, इसमें से हमारे को 51 घटाना भी है। जब इसमें से 51 जब हम घटा लेंगे तो ऊपर भी 51 रह जाएगा, 51 नीचे रह जाएगा। ये हमारे पास में 10 इनवर्स 1 आ जाएगा, और 10 इनवर्स 1 का मतलब हो गया कि 10 अल्फा बराबर 1 तभी होगा जब अल्फा बराबर 45 डिग्री होगा। अल्फा का जो मान है दोस्तों 45 डिग्री निकल कर आ रहा है। यहां से 45 डिग्री के एंगल पर पताका लहराएगी। यहां से 45 डिग्री का जब एंगल हम बनाएंगे तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर बता दिया था कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है वो ईस्ट से 45 डिग्री के एंगल पर होती है। तो जो ये परिणामी वेग है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो जो पताका है दोस्तों वो ईस्ट डायरेक्शन में लहराएगी। 15वां क्वेश्चन है, एक बार सुन लीजिए कि किसी लंबे हॉल की छत 25 मीटर ऊंची है, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। 15वां हमारा अब की बार जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास में हॉल समझ लीजिए कि ये हॉल की छत है। हॉल की छत की जो ऊंचाई है वो हमारे को 25 मीटर बता रखी है, कि हॉल की जो छत है उसकी ऊंचाई 25 मीटर बता रखी है। एक गेंद को आपको इस तरीके से फेंकना है कि वो छत से टकराए बिना, बस जस्ट छत के ठीक नीचे से होती हुई, छत के ठीक नीचे से होती हुई गेंद दूसरी तरफ चली जाए तो अधिकतम कितनी दूरी जाकर वो गिरेगी वो हमें ज्ञात करना है। हमें यहां पर आर की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। इस आर की वैल्यू ज्ञात करनी है जबकि हमारे को प्रारंभिक वेग u बराबर दे रखा है 40 मीटर प्रति सेकंड। इसके साथ में जो होल है उसकी हाइट दे रखी है 25 मीटर। आर हमें ज्ञात करना है, थीटा हमारे को पता नहीं है। देखिए अधिकतम क्षैतिज प्रास ज्ञात करनी है, बट इसमें हाइट वाली कंडीशन आ गई, नहीं तो हम जो क्षैतिज प्रास का अधिकतम क्षैतिज प्रास है उसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज में लेते। हम क्षैतिज प्रास का फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, R इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और यहां पर हम हाइट का जो फॉर्मूला है वहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से। इसमें हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। h की जो वैल्यू है वो 25 दे रखी है क्वेश्चन में, u की वैल्यू 40 दे रखी है तो 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 गुणा में g की वैल्यू है 9.8। यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 25 गुणा में 2 गुणा में 9.8 अपॉन 40 गुणा 40। देखिए दोस्तों यहां से मैं पॉइंट हटा देता हूं, एक जीरो और नीचे पुट कर देंगे। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल कर आ रहा है, देखिए दोस्तों मैं यहां पर इन सब का अंडरूड कर देता हूं। जिन राशियों का अंडरूड हो रहा है उनको मैं अंडरूड में लिख दूंगा। एक बार तो मैं एजडीज पुट कर रहा हूं, 25 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 49 अपॉन, मैंने 98 को 2 इंटू 49 पुट कर दिया, 40 इंटू 40 अपॉन 10। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका अंडरूड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 अंडरूड 2 गुणा 2 का 2 आ जाएगा, 49 का 7 आ जाएगा, यहां से 40 इंटू 40 का 40 आ जाएगा, ये 10 का अंडरूड आ ही गया। 2 और 5 को गुणा करेंगे 10 आएगा, जिससे ये वाला कट जाएगा। ये हमारे पास में साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 7 अपॉन 4 रूट 10।
देखिए दोस्तों, हमारे को यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू यहां पर यदि हम पुट कर देंगे, हमारे पास में साइन थीटा की वैल्यू आई है। इस सूत्र को हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी के फॉर्म में भी इसको पुट किया जा सकता है दोस्तों। और यहां से भी इसमें कोस थीटा यदि पता हो तो हम इसको सीधा कोस थीटा यूज में लेते हुए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से ये यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा बराबर हम साइन थीटा कोस थीटा पुट कर सकते हैं। हमारे पास में साइन थीटा आ गया, कोस थीटा और आ जाए तो हम इस सूत्र में सीधा मान पुट कर देंगे। कोस थीटा बराबर होता है अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से दोस्तों कोस थीटा की वैल्यू में निकाल रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों यहां 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और जब इसका 10 का रूट का स्क्वायर करेंगे तो 10 आ गया, तो 16 इंटू 10 160 आ गया है। कोस थीटा बराबर क्या निकल कर आ रहा है, अंडर में जब इसका लघुत्तम लेंगे 160 आ गया, तो 160 माइनस 49 111 आ गया। ये हमारे पास में कोस थीटा की वैल्यू आ गई। तो R बराबर क्या सूत्र है, यू स्क्वायर 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2g। बस इसमें मान रखकर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास में अधिकतम क्षैतिज प्रास आ जाएगी दोस्तों। तो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 गुणा में 40 गुणा में 40 गुणा में साइन थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 7 अपॉन 4 रूट 10। फिर कोस थीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में अंडर में 111, अंडर में 160। फिर यहां से आप देखेंगे कि 2GB यहां पर है, तो 2 गुणा में जी की वैल्यू है वो है 9.8। अब यहां से इसको कैलकुलेट करके R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया है दोस्तों, और यहां से इस को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पॉइंट में यहां से हटा देता हूं तो 40 गुणा में 40 गुणा में 70 गुणा में अंडर में 111, यहां से पॉइंट हटाया तो 98 रह गया। 4 इस 10 को मैं अंडर में ले जाता हूं तो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600 आ गया दोस्तों। तो 1600 का जो अंडर है वो हो जाएगा हमारे पास में 40। तो ये 40 से ये वाला 40 कट गया, इस 4 से ये वाला 4 कट गया, इस 7 से इसको मैं काट देता हूं 14 टाइम्स। ये हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन है वो आ गया। तो 10 ये पड़ा है, 10 ये पड़ा है, ये 00 100 हो गया, अंडर में 111 आ गया, फिर 14 भी पड़े हैं नीचे। तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया। मीटर में 111 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 100 का अंडर होता है 10, 121 का अंडर 11 है, तो ये 10.5 के समथिंग आता है। तो मैं इसको इस तरीके से पुट कर दूं, 10.5 गुणा में 100 बट्टे में 14। जब इसको गुणा करेंगे तो 1050 बट्टे में 14 आ गया। जब इसमें इसका भाग लगाएंगे हमारे पास में देखिए क्या सॉल्यूशन निकल कर आएगा इसका। 7 टाइम्स चला गया 98, फिर 7 बच गया 70 के अंदर ये चला गया 5 टाइम्स। तो ये लगभग इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो 75 मीटर आएगा। इसका जो सॉल्यूशन है, हल है, आंसर है वो आएगा 75 मीटर। जो 16वां क्वेश्चन है वो देखिए, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। क्वेश्चन को समझेंगे। अधिकतम जो क्षैतिज प्रास है वो है 100 मीटर। किसी व्यक्ति द्वारा गेंद फेंकने पर वो अधिकतम 100 मीटर की दूरी तय करती है, क्षैतिज प्रास उसकी 100 मीटर है, तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे।
अगला जो क्वेश्चन है वो है 16वां क्वेश्चन, और इस 16वें क्वेश्चन के अंदर हमारे को देखिए प्रास का हम फॉर्मूला जानते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जो अधिकतम क्षैतिज प्रास है उसके लिए साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी, जिसकी वैल्यू हमारे को क्वेश्चन के अंदर बता रखी है 100 मीटर की। जो खिलाड़ी है वो अधिकतम 100 मीटर तक किसी गेंद को फेंक सकता है। ऊंचाई का हम फॉर्मूला जानते हैं कि क्षैतिज गति जब करती है, प्रक्षेप्य गति जब कोई पिंड करता है तो वो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के अकॉर्डिंग ऊंचाई तय करती है। और अधिकतम ऊंचाई के लिए दोस्तों यहां पर भी साइन थीटा है उसकी वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। साइन थीटा बराबर 1 जब होगा तो h मैक्सिमम होगा, और h मैक्सिमम वाली कंडीशन में यह आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा, क्योंकि यह वाली वैल्यू तो 1 हो गई। हमारे पास में u स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू 100 दे रखी है, तो यहां से 1/2 गुणा u स्क्वायर अपॉन g, तो h मैक्सिमम बराबर हमारे पास में निकल कर आएगा 100/2 इक्वल टू 50 मीटर। तो जब कोई खिलाड़ी किसी गेंद को क्षैतिज दिशा में अधिकतम 100 मीटर तक फेंक सकता है तो वो ऊंचाई ऊर्ध्वाधर ऊपर दिशा में 50 मीटर तक की दूरी तक उसे फेंक सकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 17वां क्वेश्चन। 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांधा जाता है। इसे किसी एक समान चाल के साथ किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है तो पत्थर के त्वरण का परिमाण तथा उसकी दिशा क्या होगी। क्वेश्चन समझ लेंगे दोस्तों। 17वां क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन के अंदर हमारे को यह बता रखा है कि 80 सेंटीमीटर के वृत्ताकार पथ पर किसी पिंड को घुमाया जाता है। r की वैल्यू 80 दे रखी है, इसको मैं 0.8 मीटर कह दूं। फिर हमारे को बता रखा है कि 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाते हैं। जो पार्टिकल है वो 25 सेकंड में 14 चक्कर लगा रहा है, एक समान चाल से लगा रहा है। एक समान चाल से लगाने का अर्थ यहां पर यह हुआ कि जो पिंड है वो त्वरित गति नहीं कर रहा, उसका जो रेखीय स्पर्श रेखीय त्वरण है वो 0 है, हालांकि अभिकेंद्रीय त्वरण उसका होगा। और हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर अभिकेंद्रीय त्वरण ही ज्ञात करना है। जो कुल जो त्वरण होता है वो अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण के बराबर होता है दोस्तों, बट स्पर्श रेखीय त्वरण यहां पर है ही नहीं, 0 है, तो यहां पर जो त्वरण होगा वो सिर्फ अभिकेंद्रीय त्वरण ही होगा। और अभिकेंद्रीय त्वरण की जो फॉर्मूला होता है, ए बराबर फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन आर। आर हमारे को दे रखा है, v हमारे को ज्ञात करना है। v बराबर होता है यहां पर दूरी बट्टे में समय। देखिए दोस्तों, जब समय हमारे को दूरी को यदि मैं यहां पर पुट कर दूं दोस्तों कि दूरी हमारे पास में जैसे d है और जो समय है उसको हम t से पुट कर दे तो हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा। वो यहां पर देखिए कि दूरी कितनी होगी। जो पार्टिकल है वो 25 सेकंड में 14 चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है 2πr, 14 चक्कर में तय की गई दूरी 2πr इंटू 14, और जो समय लग रहा है वो है 25 सेकंड। अब जो एक्सेलरेशन है त्वरण, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। a बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन r, तो यहां पर v की वैल्यू ये दे रखी है, तो 14 इंटू 14 2πr इंटू 2πr अपॉन ये 25 तो पड़ा ही है और ये एक r यहां पर पड़ा ही है। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी का सॉल्यूशन है अब यहां पर हम करके देखेंगे दोस्तों। तो a बराबर हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, सबकी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। 14 इंटू 14 196 हो गया।
फिर देखिए यहां से इन सब की वैल्यू में यहां पर पुट कर रहा हूं दोस्तों। 2 गुणा 3.14 गुणा में r की वैल्यू है वो 0.8 इंटू 2 इंटू 3.14 अपॉन 25। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमारे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा दोस्तों। अब जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे आप, 18वां जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कोई वायुयान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से उड़ रहा है। अब की बार हमारे को v की जो वैल्यू है वो 900 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और 1 किलोमीटर त्रिज्या का क्षैतिज लूप बनाता है। r बराबर हमारे को 1 किलोमीटर दे रखा है। आगे हमारे को क्वेश्चन में पूछा है कि इसके अभिकेंद्रीय त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण से तुलना कीजिए। एक वायुयान है दोस्तों जो कि 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक समान चाल से उड़ रहा है, 1 किलोमीटर की वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात करना है, गुरुत्वीय त्वरण से उसकी तुलना करनी है। ए बराबर अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r। v की वैल्यू है 900 का स्क्वायर बट्टे में 1, तो ये हमारे पास में आ गया 8100, ये आ गया दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे का स्क्वायर। इसको मैं इस तरीके से पुट कर देता हूं 81। यहां से हम इसको कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, किलोमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया है मीटर में और घंटे को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो घंटे का स्क्वायर है तो 3600 इंटू 3600 आइएगा, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां से ये 4 जो जीरो है वो यहां से हमने 4 जीरो से कैंसिल कर दिए हैं। 36 में 9 की टेबल चली गई है 4 टाइम्स और इसमें चली गई है 9 टाइम्स और इसमें फिर से 4 टाइम्स चली गई 9 की टेबल, ये 9 भी कैंसिल हो गया है। 4 इंटू 4 16 बच गया है, ऊपर पड़ा है 1000, तो 1000 बटे में 16 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास में 6 टाइम में आ गया 96, 40, तो 40 बच गया, 40 में चला गया 2 टाइम्स, फिर 40 में 8 रह गया, फिर 5 आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया दोस्तों। हमारे को ये पूछा है कि इसकी गुरुत्वीय त्वरण से तुलना कीजिए, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और जब एक की जी से तुलना करेंगे तो एक की वैल्यू 62.5 और इसकी वैल्यू है 9.8। 625 में आप 98 का भाग लगा देंगे तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि जो अभिकेंद्रीय त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से कितना गुणा है इस स्थिति में। तो यहां से हमारे को यही पता लगना है कि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर, अभिकेंद्रीय त्वरण जो वृत्ताकार पथ है उसके केंद्र की ओर लगता है। वायुयान पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, अभिकेंद्रीय त्वरण उसके केंद्र की ओर लग रहा है। इस कारण से अभिकेंद्रीय जो त्वरण है वो ज्यादा है, इसलिए वो वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है। गुरुत्वीय त्वरण उसका कम है 9.8 है, जबकि अभिकेंद्रीय त्वरण 62.5 है, इसलिए वो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है दोस्तों। तो अभिकेंद्रीय त्वरण की जो डायरेक्शन होती है वो वृत्ताकार पथ में के केंद्र की ओर होती है। इस क्वेश्चन में भी केंद्र की ओर होगी, उसका सॉल्यूशन आप लोग निकाल लेंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग करनी है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर करवाए हमने वो अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।